स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे तो उसके लिए क्या क्या लॉ है। तो जहां लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी, कौन सा लॉ लगेगा? चैप्टर नंबर 4 ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। सबसे पहले हम आते हैं एप्लीकेबिलिटी। तो याद रखिएगा, ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये अनलिस्टेड पे नहीं लगेगा, तो मैंने बोल ही दिया। सेबी का लॉ तो तभी लगता है ना जब लिस्टेड कंपनी ये काम करे, अनलिस्टेड कंपनी करेगी तो ये लॉ लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन एक केस में अनलिस्टेड पे भी लग जाएगा, मैं बता रहा हूं कब लग जाएगा, तुम सब जानते हो। वो ऐसी अनलिस्टेड है जो अनलिस्टेड है लेकिन आईपीओ लेके आ रही है। तो आपको याद होगा, आईपीओ लेके जब आ रही होती है तभी से उसके ऊपर सेबी आईसीडीआर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिए, देखिए दिखा ना कि आप अनलिस्टेड हैं लेकिन क्या लेके आ रहे हैं? आईपीओ लेके आ रहे हैं। उसके बाद आप क्या होना चाहते हैं? लिस्ट होना चाहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, उस केस में तो आप अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू भी करोगे तो भी आपको क्या मानना पड़ेगा एग्जैक्टली? फिर उस केस में ये जरूर है, ये वाला नहीं मानना। क्या मानना है आपको? सेबी आईसीडीआर। क्या मानना है? सेबी आईसीडीआर। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं जब सेबी आईसीडीआर पढ़ते हैं हम तो वहां पे लिखा होता है कि ये लिस्टेड पे लगता है और ऐसे अनलिस्टेड पे लगता है जो पब्लिक इशू लाने जा रही है, ठीक है। बाकी लिस्टेड पे तो लगेगा ही। चलिए आगे बढ़े। चलिए, इस रेगुलेशन के अंदर आप जानते हैं स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू किया जाता है? एम्प्लॉइज को। तो एम्प्लॉइज कौन होगा भाई? तो एम्प्लॉइज का मतलब तो ऊपर लिख ही दिया था, जो डायरेक्टर्स हैं एंड नॉर्मल एम्प्लॉइज। नॉर्मल एम्प्लॉइज में कौन आ गया? ऑफिसर। तो कंपनीज एक्ट से ही डेफिनेशन में आ रहा है। अब बस अब ये बता रहे हैं एम्प्लॉय कितने तरीके के हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय इंडिया वाला भी और अब्रॉड वाला भी। इंडिया में जो एम्प्लॉय है और जो डायरेक्टर में है वो होल टाइम डायरेक्टर भी और पार्ट टाइम डायरेक्टर भी। पार्ट टाइम डायरेक्टर भी है, देखो लिखा नहीं और नॉट। और नॉट मतलब चाहे होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो सब चलेगा। तो इंडियन भी, फॉरेनर भी, और होल टाइम भी, पार्ट टाइम भी। पर होल टाइम पार्ट टाइम किसके लिए लिखा है? डायरेक्टर्स के लिए। ये देखो, ये है ना, ये लिखा है डायरेक्टर के लिए, ये लिखा है नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए। तो एक बात बताइए, अगर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय अमेरिकन ब्रांच में है तो क्या उसको भी स्वेट इक्विटी दे सकते हैं? एकदम दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? तो इंडियन एम्प्लॉय भी, अब्रॉड वाला एम्प्लॉय भी, डायरेक्टर अगर है तो होल टाइम भी और पार्ट टाइम भी। बाकी तुम डायरेक्टर जानते हो डायरेक्टर कौन होता है, और एम्प्लॉय इज अ वाइडर टर्म, इसके अंदर ऑफिसर्स भी आएंगे और नॉर्मल एम्प्लॉयज भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आओ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉइज। खैर एम्प्लॉइज को ही दिया जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बोल रहा है कि कौन कौन सा लॉ लगेगा जब भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करोगे, तो कौन कौन सा लॉ लगेगा? एक तो सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट लगेगा, ये तो लगेगा, और प्लस ये रेगुलेशन लगेगा। यहां लिख दो प्लस। ये रेगुलेशन का मतलब चैप्टर नंबर 4 ऑफ सेबी एसबीईबी एंड एससी रेगुलेशन 2021, ठीक है। तो अगर लिस्टेड कंपनी करेगी तो ये दोनों लगेगा, अनलिस्टेड करती तो सिर्फ सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट लगता, ये वाला रेगुलेशन लगता नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक लगाते चल रहे हो ना। अब आइए मैक्सिमम क्वांटम। क्वांटम का मतलब मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट तुम लोग कंपनी लॉ में भी पढ़े हुए हो तो वही यहां रिपीट कर दिया है। अगर आपको मालूम हो तो जो ईयरली लिमिट है वो 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल होता है। ये सब पढ़ाया हुआ तुम लोगों को मैंने, जानते हैं ना। ईयरली लिमिट क्या है? 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल। और इसमें शेयर कैपिटल में कौन सा कैपिटल लेंगे? सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, चूंकि स्वेट इक्विटी शेयर कैसा शेयर है? इक्विटी शेयर। तो यहां लिखा ना एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक बात बताइए, 15% पर ईयर, तो ऐसे तो 3 साल में 15 या 45 हो जाएगा, तो क्या 45 जाने दोगे? और याद रखिएगा एट एनी टाइम, एनी टाइम मतलब ओवरऑल लिमिट। सब पढ़ाया हुआ तुम लोग कंपनी लॉ में, तो इस सब पे मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया हुआ है, याद है? इस सब पे मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया हुआ है। ओवरऑल लिमिट, और ये क्या था? ईयरली लिमिट, ठीक है। तो ईयरली लिमिट कितना है? 15%, लेकिन ओवरऑल लिमिट जो है वो 25%। कितना एग्जैक्टली? 25%। 25% से ज्यादा नहीं। तो इस साल में कर लिया अगर 15, तो अगले साल में 10। मतलब ऐसे बोलने के लिए, ऐसे तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन ऐसे ही बोलने की बात है ना। इस साल में 15 तो अगले में कितना? सिर्फ 10। 15, 10, 25, उसके बाद रुक जाना पड़ेगा। लेकिन जब भी अगर कैपिटल भी बढ़ता जाता है, कैपिटल भी बढ़ता जाता है, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो एग्जिस्टिंग का निकालेंगे, तो एग्जिस्टिंग में जितना बढ़ा हुआ रहेगा उतना का असर तो इस पे भी आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? तो जल्दी से बोलो। याद, ये सब पढ़ाया हुआ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूं। जल्दी जल्दी बताओ, ईयरली लिमिट कितना है?
15% किसका? एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। ओवरऑल लिमिट मतलब किसी कंपनी में अगर हम घुसे और हम उनसे पूछे कि तुम्हारा सोल्ड इक्विटी शेयर कितना है तुम्हारे यहां, तो 25% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ये ना। चलिए याद रहेगा। बाकी आईजीपी के लिए थोड़ा अलग है। आप जानते हैं ना आईजीपी में कौन सी कंपनी जाती है? स्टार्टअप। आईजीपी में कौन सी कंपनी जाती है? स्टार्टअप। इसी का पहले क्या नाम होता था? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब किसका क्या नाम हो गया है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। आप सुनिए, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछला जो अमेंडमेंट मैंने कराया हुआ है, उस अमेंडमेंट को जाके देखना। अभी जैसे अमेंडमेंट हर अटेम्प्ट का कराता हूं मैं, तो पिछले अटेम्प्ट का जो अमेंडमेंट कराया हुआ है उसी में आईजीपी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आईजीपी के बारे में मैंने उस अमेंडमेंट वाली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो जो अभी के अटेम्प्ट के लिए मैं कराऊंगा अमेंडमेंट, वो वीडियो तो देखेंगे ही, पिछला वाला भी देखेंगे। कम से कम 3 तो देखना चाहिए, हमेशा 3 वीडियो देखना चाहिए। करंट वीडियो, उसके पिछला एक वीडियो और उसके पिछले का एक वीडियो, तो आपका एकदम पूरा कवर्ड नजर आएगा। जैसे आईजीपी, अब यहां पर सीधा मैंने आईजीपी दिखा दिया, लेकिन पिछले बैच में जब आईजीपी आया होगा उस समय तो अमेंडमेंट के नाम से आया होगा, तो उस पर आईजीपी पे प्रॉपर मैंने क्लास लिया होगा, तो वो वाला क्लास जो है आपका अमेंडमेंट वीडियो में मिल जाएगा, उसको देख लेना। मैं लिंक भेज दूंगा तुम लोगों को। ऐसे भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, अमेंडमेंट नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में घुसोगे ना तो अपने आप तुम्हें एग्जीक्यूटिव वाला भी, प्रोफेशनल वाला भी सब मिलता जाएगा। तो ये जरूर कर लेना, छोड़ना नहीं। जल्दी से मुझे बताओ, सबसे पहले ईयरली लिमिट 15%, ओवरऑल लिमिट 25%, पर आईजीपी के लिए थोड़ा अलग है। आईजीपी के लिए देखिए जरा ध्यान से सुनो, जो ईयरली लिमिट है वो तो सेम ही है। जो ईयरली लिमिट है वो देखो, ये बोला देखो, ये ईयरली लिमिट इस दोनों का जो है सेम ही है, 15% ही है। लेकिन इन्होंने बस ओवरऑल लिमिट में चेंज कर दिया है। जो ओवरऑल लिमिट है, यहां पर जो ओवरऑल लिमिट था वो 25% था, इनके लिए 50% है। इनके लिए क्या कर दिया है? 50, तो थोड़ा सा अलग कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपको प्रेफरेंस मिल रहा है कि आप 25 के बजाय 50% तक का सोल्ड इक्विटी रख सकते हो, ये प्रेफरेंस जिंदगी भर के लिए नहीं है, शुरुआत के 10 साल तक के लिए। अच्छा, 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब तो फिर आप नॉर्मली माने जाएंगे, आपके लिए भी कितना रहेगा? 25। तो इसके लिए चार्ट बनाने का मन कर रहा है मेरा। नहीं, मेरा मन कर गया तो मैं बनाऊंगा। तुम लोग उतारने का मन हो तो उतारो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैक्सिमम लिमिट ऑन इश्यू ऑफ, बोलो, ऑन इश्यू ऑफ सोल्ड इक्विटी शेयर बाय लिस्टेड कंपनीज, बाय लिस्टेड और ऐसी अनलिस्टेड जो पब्लिक इश्यू लाने जा रही है। ध्यान से देखते रहो, जो बच्चे सोएंगे वो खोएंगे, ठीक है? चलिए, पहले तो नॉर्मल, पहले तो क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली हम? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जो कहां लिस्टेड है? मेन बोर्ड पे, है ना? कंपनी इज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड। ये सब तो जानते हो ना तुम लोग। मेन बोर्ड पर जो लिस्टेड है उसके लिए 2 पार्ट में, बताओ। ईयरली लिमिट अलग, बोलो, ईयरली लिमिट अलग और ओवरऑल लिमिट अलग। ओवरऑल लिमिट अलग। चलो, ईयरली लिमिट बताओ। 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो, ओवरऑल लिमिट बताओ। 25% में देखो तो एग्जिस्टिंग सब लिखा है या सीधा पेड अप शेयर कैपिटल देखो तो? नहीं है ना, तो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी है ना। चलो, अगर कंपनी लिस्टेड है ऑन आईजीपी, तो कंपनी लिस्टेड ऑन आईजीपी, तो इसके लिए ईयरली लिमिट तो सेम ही है भाई। ईयरली लिमिट तो सेम है, ईयरली लिमिट तो वही है भाई। क्या 15% ऑफ, देखो वहां एग्जिस्टिंग है, जरा देखो तो एग्जिस्टिंग वर्ड है। 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप, देखो यही तो तुम लोगों से पूछता हूं मैं, है या नहीं है? नहीं है, तो सीधा ना 15% ऑफ क्या? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है। चलिए, लेकिन जो तुम्हारा ओवरऑल लिमिट है उसमें चेंज है। जो ओवरऑल लिमिट है उसमें 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ओवरऑल लिमिट, ये ना, फॉर फर्स्ट 10 ईयर्स कितना हो जाएगा? फॉर फर्स्ट 10 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना,
10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कितना है इनकॉर्पोरेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा 50% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन उसके आफ्टरवर्ड्स का मतलब मैं लिख देता हूं 11 साल लिख देता हूं पहले, 11 एंड आफ्टरवर्ड ना, 11th एंड आफ्टरवर्ड्स ईयर्स, 11th एंड आफ्टरवर्ड ईयर से कितना हो जाएगा फिर 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो जल्दी उतारो इसको। अब एग्जिस्टिंग और नॉर्मल में फर्क क्या है? एग्जिस्टिंग उस दिन तक देखा जाएगा, जैसे जिस दिन कर रहे हो उसके पीछे एक दिन पीछे, और जो तुम नॉर्मल देख रहे हो वो पिछले साल का देखा जाएगा। जैसे मान लो आज का डेट, मान लीजिए आज का क्या डेट है, कोई मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 7 अप्रैल है आज, तो 7 अप्रैल में अगर एग्जिस्टिंग लोगे तो 6 अप्रैल तक का देखेगा, नहीं समझे? और अगर तुम नॉर्मल देखोगे तो 31 मार्च तक का देखेगा। नहीं समझ में आया ये चीज? चलिए हो गया, जल्दी से चार्ट उतार लो। और पीईएससी का मतलब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए हो गया, उतार लिया। यहाँ कोई बैठा है? चलिए कोई दिक्कत, हटाओ ये। तो अगर आईजीपी पे लिस्टेड है तो कहानी थोड़ा सा अलग, हल्का सा अलग है बस। हाँ वो भी शुरुआत के 10 साल वाले में ही अंतर है, बाकी तो सब जगह ठीक है। चलिए मैं हटा रहा हूं, फिर हटाऊं। चलो ये हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए स्पेशल रेजोल्यूशन, आप सबको मालूम है कि जब भी स्टॉक इक्विटी शेयर इश्यू होता है वो क्या माना जाता है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए सेक्शन 62(1)(c) क्या कहता है? हमेशा क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सुनो, जब भी आप एसआर पास करेंगे तो आप जनरल मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस इशू करेंगे, तो उस नोटिस के साथ चूंकि ये स्पेशल बिजनेस है तो क्या लगेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है उसका कंटेंट कहां से उठाएंगे? शेड्यूल 2 टू दिस रेगुलेशन। बस इस रेगुलेशन के शेड्यूल 2 में जब जाएंगे तो वहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का पूरा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है? तो जो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग होगा उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहां से उठाएंगे आप? शेड्यूल 2 टू दिस रेगुलेशन। याद रहेगा, ठीक है? उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स करना है वो यहां पर लिखा हुआ है। बाकी अगर आप कभी भी शेयर इश्यू कर रहे हैं, एक्सर्ट इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, किसको? प्रोमोटर्स को, तो एक अलग से आपको क्या करना पड़ेगा? अब ओआर पास करना पड़ेगा। चूंकि सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा हुआ है तो यहां क्या हो जाएगा? ये ओआर। दो आगे लिखा भी हुआ है, पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? ओआर। अब बाकी ये जो ओआर पास होगा ये आप जनरल मीटिंग में भी कर सकते हैं और चाहे तो पोस्टल बैलेट के थ्रू और ई वोटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। भी का मतलब है सब होना चाहिए, मतलब फेस टू फेस भी होगा, पोस्टल बैलेट का भी फैसिलिटी देंगे, ई वोटिंग का भी फैसिलिटी देंगे, मतलब फैसिलिटी तीनों देना पड़ेगा, ठीक है?
चलिए तो यहां लिखा हुआ, कहीं लिखा होगा ये शैल ऑल्सो बी अडॉप्टेड। ऑल्सो बी अडॉप्टेड का मतलब आप चाहें तो जनरल मीटिंग अगर फेस टू फेस बुलाते हैं तो भी पोस्टल बैलेट देना ही पड़ेगा, ई वोटिंग देना ही पड़ेगा। आने तो एक काम करो, सीधा पोस्टल बैलेट से करा लो, ई वोटिंग से करा लो, मत कराओ फेस टू फेस, वो देख लीजिए जैसा अच्छा लगे। ऐसे एक बात बताइए, सर्टिफिकेट के लिए जब जनरल मीटिंग बुलाया ही जाएगा और एसआर पास हो ही रहा है तो एसआर के साथ एक और ओआर हो जाएगा, तो ये सेपरेट ओआर है, कहीं पर लिख लो ये एसआर में काउंट नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा अलग से। क्यों अलग से? क्योंकि आप इस बार सर्टिफिकेट शेयर किसको दे रहे हो? प्रोमोटर या प्रोमोटर से जुड़े हुए लोगों को। तो कंपनी को लगता है या सेबी को लगता है कि यहां प्रोमोटर अपने आप को गलत तरीके से क्या इशू कर रहा होगा, सर्टिफिकेट शेयर। क्योंकि जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं वही कंपनी के क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि प्रोमोटर अपने पोजीशन का मिसयूज करेगा, इसलिए सर्टिफिकेट शेयर देना है उसके लिए तो एसआर पास होगा ही होगा, लेकिन प्रोमोटर को देना है उसके लिए अलग से ओआर पास होगा। क्योंकि बहुत बार शेयर होल्डर हो सकता है कि सर्टिफिकेट शेयर इशू कंपनी करे इस बात के लिए तैयार हो, पर प्रोमोटर को दे इस बात के लिए वो तैयार ना हो। तो नॉर्मल एसआर तो वो पास कर देंगे शेयर होल्डर, लेकिन प्रोमोटर घटिया है, फ्रॉडुलेंट है, तो हो सकता है ओआर पास ना करे। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इस ओआर में उस प्रोमोटर को वोट करने दोगे जो प्रोमोटर को दिया जा रहा है, जिसके लिए रेजोल्यूशन है, वो तो हमेशा हाँ में वोट करेगा, तो इसलिए उसको पार्टिसिपेट करने दिया नहीं जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, आगे बढ़े। चलिए बाकी याद रखिएगा, जितने भी स्वेट इक्विटी शेयर्स होंगे, हर स्वेट इक्विटी शेयर्स का अलग अलग, ये तो ईच इशू का मतलब साल में 4 बार इशू किए तो 4 बार आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। ठीक है। जैसे एक साल में 4 बार स्वेट इक्विटी किया तो चारों बार एसआर पास करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार एसआर पास कर दिया वही चल रहा है ना, 4 बार स्वेट इक्विटी इशू करोगे तो 4 बार क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। 5 बार स्वेट इक्विटी इशू करोगे तो 5 बार। ठीक है। तो इच इशू का मतलब हो गया हर बार नया इशू माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हर बार नया इशू, और पूरे लॉ का कंप्लायंस आपको हर बार करना पड़ेगा। चलिए अच्छा, एक बार अगर आपने एसआर पास कर लिया तो उस एसआर के ऊपर जो सर्टिफिकेट आप करते उसके लिए कितना दिन का टाइम मिलेगा तुम्हें? 12 मंथ्स। इसका मतलब सुनो, यहां एसआर पास किए, यहां आपने एसआर पास कर लिया, तो क्या जरूरी तुरंत सर्टिफिकेट कर ले? आपको अभी कितना दिन का टाइम है? 12 महीने का टाइम है। तो ये मान लीजिए 12 मंथ है, तो यहां आप यहां आप आराम से सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, पर यहां के बाद नहीं, यहां के बाद फिर से नया एसआर पास करना पड़ेगा। पर याद नहीं, इस एसआर का वैलिडिटी बस एक सर्टिफिकेट के लिए है। कुछ बच्चे समझ जाएंगे सर इसी एसआर को लेकर 12 मंथ तक हम करते रहेंगे, ये नहीं। एक एसआर तो एक बार सर्टिफिकेट, तो एक बार जो सर्टिफिकेट है वो 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस 12 महीने में 3 बार किए हो तो 3 बार एसआर। ये बात तो अभी इसके पीछे तो बोल ही दिया था ना कि एक एसआर की वैलिडिटी बस एक इशू के लिए है ना। अगर दूसरा इशू लाना चाह रहे हो तो दूसरा एसआर, तीसरा इशू लाना चाहते हो तो तीसरा। हाँ ये जरूर है कि जल्दीबाजी नहीं करें, एसआर पास हो गया तो ये नहीं कि कल ही हम इशू ले आए, 12 महीने का टाइम है, आप कभी भी इशू ला सकते हैं। तो ये एसआर कितने दिन तक वैलिड रहेगा? 12 मंथ तक वैलिड रहेगा। चलिए हेडिंग बोलो। स्वेट इक्विटी शेयर्स की प्राइसिंग का मतलब क्या होता है ये बताइए आप। स्वेट इक्विटी शेयर्स की प्राइसिंग का मतलब होता है कि कितना डिस्काउंट देना है, यही तो है। अच्छा बताइए, स्वेट इक्विटी शेयर्स हमेशा डिस्काउंट पर इशू होते हैं, तो स्वेट इक्विटी की प्राइसिंग का मतलब क्या होगा कि डिस्काउंट कितना देना है, यही तो प्राइसिंग है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो याद रखिएगा, जो प्राइसिंग का फॉर्मूला प्रेफरेंशियल इशू के अंदर दिया गया है सेबी आईसीडीआर के अंदर, याद रखिएगा वही आपका प्राइसिंग का फॉर्मूला यहां भी लगेगा। तो क्या यहां स्वेट इक्विटी के लिए अलग से प्राइसिंग का फॉर्मूला है या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाला प्राइसिंग फॉर्मूला लगेगा? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का फॉर्मूला कहां दिया हुआ है? सीबी आईसीडीआर में पढ़ाया था। 26 वीकली हाई 26 वीकली लो का एवरेज, फिर हाँ 10 डेज का वीकली हाई वीकली लो का एवरेज, और उन दोनों का जो हाईएस्ट आता है वो आपका लोएस्ट होता था। याद है? याद है ना? बस वही वाला यहां पे अप्लाई होगा। तो यहां पे इन्होंने अलग से फॉर्मूला नहीं दिया, बोला जाओ सेबी आईसीडीआर में जाओ, वहां हमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए अलग से फॉर्मूला तैयार कर रखा है, उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तुम प्राइसिंग कर लो। याद रहेगा? चलिए जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आंसर देते रहो। अब आ जाओ वैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए एक बात बताइए, एक तरफ कंपनी होती है, दूसरी तरफ एम्प्लॉय होता है। स्वेट इक्विटी के अंदर कंपनी किसको शेयर देती है? एम्प्लॉय को। ठीक है। अब सुनिए, कंपनी की तरफ से गया शेयर्स,
सॉल्ट इक्विटी शेयर्स गया ना, तो इसका प्राइसिंग कैसे होगा वो अभी मैंने बता दिया। कैसे होगा? एज पर सेबी आईसीडीआर। ठीक, प्राइसिंग कैसे होगा? एज पर सेबी आईसीडीआर। और एम्प्लॉय ने कंपनी को क्या दिया था? काइंड कंसीडरेशन। क्या दिया था? काइंड कंसीडरेशन। तो इसका कराना पड़ेगा वैल्यूएशन। इससे क्या कराना पड़ेगा? वैल्यूएशन। ठीक है, आपको मालूम है ना ऐसे होता है। पहले आता है काइंड कंसीडरेशन, तब कंपनी रिवॉर्ड करती है किसके थ्रू? सॉल्ट इक्विटी शेयर्स के थ्रू। तो इन दोनों का वैल्यूएशन होना है। तो सॉल्ट इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे वर्ड? प्राइसिंग। प्राइसिंग मैंने बता ही दिया तुम्हारा, वो जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है वही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आप बात करते हैं कि जो काइंड कंसीडरेशन उधर से आया है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, क्योंकि इसके वैल्यूएशन से बहुत फर्क पड़ेगा। मान चला काइंड कंसीडरेशन का वैल्यू आया 3 रुपया, तो डिस्काउंट भी तो 3 ही रुपया दोगे ना यार, 3 से ज्यादा थोड़ी दे दोगे। सामने वाले ने जितना मेरे लिए किया उतना ही रिवॉर्ड करूंगा या उससे कम रिवॉर्ड करूंगा, उससे ज्यादा थोड़ी कर दूंगा। सही कह रहे हो नहीं कह रहा, पहले बताइए आप। अगर सामने वाले ने रिवॉर्ड 3 रुपए का किया है, तो 3 रुपए का उधर से काइंड कंसीडरेशन दिया, तो बहुत होगा तो डिस्काउंट दूंगा 1 रुपए का, 2 रुपए का या 3, 4 का थोड़ी डिस्काउंट दे दूंगा। 4 का डिस्काउंट दूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? तो पहले यह जानना जरूरी है कि उधर से काइंड कंसीडरेशन जो आया है वो कितने का आया है। तो उस काइंड कंसीडरेशन का यहां क्या होगा? वैल्यूएशन। और उस वैल्यूएशन के हिसाब से क्या होगी? प्राइसिंग, कि हमें डिस्काउंट कितना देना है। ये समझ में आया नहीं आया? पहले बताओ, ये उतारना तुम लोग को। तो वैल्यूएशन कैसे होगा वो मैं बताता हूं। अभी नहीं उतारना, ये हटाऊं फिर इसको? चलिए, तो वैल्यूएशन कैसे करना है देखो। सबसे पहले वैल्यूएशन करेगा मर्चेंट बैंकर। तो क्या आप जानते हैं ये कंपनी क्या है? लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी में तो पत्ता भी हिलता है, तो किससे हिलता है? मर्चेंट बैंकर। ठीक है। दूसरा, अच्छा मर्चेंट बैंकर जैसे काइंड कंसीडरेशन में टेक्निकल नो हाउ, आईपीआर, अब ये सब तो मर्चेंट बैंकर को भी नहीं पता है। अब टेक्निकल नो हाउ इंजीनियर ही समझेगा। तो क्या वैल्यूएशन करते समय वो एक्सपर्ट को बुला सकता है या वैल्यूअर का हेल्प ले सकता है? तो बोलो, क्या मर्चेंट बैंकर इन लोग का हेल्प ले सकता है ये जानने के लिए कि देखो यार इस आदमी ने इतना इंजीनियरिंग वर्क कर दिया, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि इस इंजीनियरिंग वर्क का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो क्या उसके लिए किसी इंजीनियर को बुला लिया, किसी वैल्यूअर को बुला लिया, उन लोगों से हेल्प ले सकता है वैल्यूएशन में? बोलो, ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वैल्यूएशन होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मुझे लगता है AS2 है क्या वैल्यूएशन पे? AS3 है। AS2 किस पे? इन्वेंट्री पे। AS2 ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हाँ वही, मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा याद आता है। मैंने भी जब कंपनी अकाउंट्स का अपने समय में, मैं CS हूं तो मैंने कंपनी अकाउंट्स पास किया होगा। ऐसा थोड़ी कि लॉ, सिर्फ लॉ पढ़ के मैं पास हो गया हूं, है ना। तो कंपनी अकाउंट्स, तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद किया था। कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो बड़े, जो AS14 है मर्जर एंड अमलगमेशन के लिए ना, मर्जर एंड अमलगमेशन के लिए। फिर एक तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS3 है। तो ऐसा ऐसा अकाउंटिंग, तो कुछ कुछ मैंने याद किया था, अब तो मैं भूल भी रहा हूं धीरे धीरे। तो सुनिए, अब देखिए मैं CS हूं तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भूल जाता हूं, लेकिन जो CA होगा वो कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भूलेगा नहीं। तो किसी इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट से आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूएशन हुआ है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ है या नहीं। ठीक है। पहली बार आप देखिए, पिछली क्लास कितनी लंबी क्लास थी? पिछली क्लास जो है वो बहुत लंबी क्लास थी। पूरे लंबी क्लास में एक बार भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम नहीं आया था, पहला बार नाम आया है। अब देखिए यहां आना ही था। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंपनी सेक्रेटरी का नाम तो नहीं डाल देगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कौन बनाता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो उनके मेंबर ज्यादा जानते हैं। तो बस एक ही जगह बचा है ये, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने की वजह से। बाकी हर जगह ऑडिटर जहां जहां लिखा हुआ था हर जगह वर्ड जोड़ दिया गया, सेक्रेटेरियल वर्ड। तो जहां जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट था वहां वहां कंपनी सेक्रेटरी हो गया। लेकिन अब अकाउंट वाली बात आएगी तो अकाउंट तो खैर वो हमसे ज्यादा ही जानते हैं, तो सब जानता है। और ICSI जिस हिसाब से अपने कोर्स को स्ट्रक्चर किए हुआ आजकल, अकाउंट्स का तो 1 रुपया का इज्जत नहीं है। आप देखिए CSEE से लेके CS प्रोफेशनल तक एक ही जगह अकाउंट्स है, मॉड्यूल 2 में, वो भी 50 मार्क्स का है। क्योंकि बाकी 50 में तुम्हारा कॉस्टिंग भी है, कॉस्टिंग वोस्टिंग और जो है ना, 50 तो होगा मुझे लगता है। अकाउंट्स कितने का है तुम्हारा? मतलब बताइए, CS कॉमर्स फील्ड का एक कोर्स माना जाता है, और कॉमर्स फील्ड में मतलब बताइए CSEE से CS प्रोफेशनल तक कितने सब्जेक्ट होंगे? प्रोफेशनल में 9, एग्जीक्यूटिव में 8, 9 8 17, और तुम्हारे CSEE में कितना है?
4, 17 4 21, 2100 मतलब 2100 मार्क्स का, 2100 हो गया ना, 2100, 2100 मार्क्स में 50 मार्क्स का अकाउंट्स है। अब जरा सोचिए कि आईसीएसआई अकाउंट्स का क्या हालत करके रखे हुआ है, और दुनिया का इकलौता इंस्टीट्यूट आईसीएसआई है जो उसको भी एमसीक्यू बना दिया है? पता नहीं जो भी हुआ, तुम लोग बताओ यार, मेरा मैथ्स ऐसे ही कमजोर है, हैं? कौन? अच्छा, सीएचडब्ल्यूटी 200 मार्क्स का होता है, तो चलो 1900 में तुम पक्का सीएचडब्ल्यूटी पास किए होगे, काफी इमोशनल हुआ हुआ सीएचडब्ल्यूटी को लेके। 1900 में 50 मार्क्स, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे अकाउंट्स मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीएचडब्ल्यूटी में कम से कम अकाउंट्स होना चाहिए 100 मार्क्स का। नहीं तो वहां का बच्चा जब आता है ना आजकल सीएचडब्ल्यूटी, सीधा मेरे पूछता है इक्विटी कैपिटल क्या होता है, बताइए। मैं लॉ का टीचर इक्विटी कैपिटल समझाने बैठ जाऊंगा, डेबिट क्रेडिट, तो लॉ का पढ़ाऊंगा। पहले ठीक था, सीएस फाउंडेशन में 100 मार्क्स का अकाउंट्स होता था। अकाउंट्स होना चाहिए, इतना भी बुरा हालत मत कर दो। मुझे लगता है मेरे जैसा कोई प्रेसिडेंट बना होगा उस समय, जिसको अकाउंट से खुन्नस होगा, और उन्होंने नया सिलेबस जो अप्रूव किया उसमें अकाउंट्स को बर्बाद करके रख दिया है। अब वो तो खैर देखो, वो तो हवा में बात है, वो कुछ है ही नहीं। नहीं, क्या पास हो गया? बिल उसको हटा के पास हुआ, बाकी उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, वो प्रपोजल था। हाँ वो हेड, अरे आज यूट्यूबर सब तो हद करता है, मतलब यूट्यूबर सब पे केस होना चाहिए। कुछ भी हल्का सा आएगा, बिगेस्ट अनाउंसमेंट, लगता है सीए इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, सारा लोग लाइक किया, क्या हुआ, देखा प्रपोजल था, स्टैंडिंग कमेटी का वो प्रपोजल था मात्र, और कुछ नहीं था। अगर कुछ होना होगा तो होगा, इतना आसान नहीं है किसी चीज को करना। तो ये यूट्यूबर सब तो देश को एकदम बर्बाद करके छोड़े हुए हैं। एक कोरोना का केस को आएगा, लगता है चौथी लहर आ गई, 5वीं लहर आ गई। हाँ मुझे पता है, लेकिन ठीक है भाई, सरकार को सोचने दो। और हद तब होता है जब यूट्यूबर हमें बताते हैं कि 2 देशों में जो झगड़ा हो रहा है उसका क्या इंप्लीकेट है। अब देखिएगा, मतलब यूट्यूबर से वो कहां से जानकारी, घर में बैठे रहते हो, कैमरा लगाए, अब बकबक करना शुरू कर दी। इतना आजकल यूट्यूब देख लीजिए आप, इतना टाइम खराब करता है लोगों का, और इतना बेवकूफ बना रहा है हमें कि मैं क्या बताऊं। एक्सपर्ट लोग नहीं है, कोई भी लोग हैं। मैं यूट्यूब पे अभी लाइव हूं, यूट्यूब को ही गाली दे रहा हूं। मैं यूट्यूब पे लाइव हूं, लेकिन प्रोपेगेंडा तो नहीं चलाता। मैं तो क्लास पढ़ा रहा हूं, वो भी अभी रिप्लेस हुआ है, नया लॉ आया है तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो लोगों का फायदा ही कर रहा हूं। लेकिन मैंने देखा बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। छोटा आईसीएसआई एग्जामिनेशन फॉर्म निकालेगा, बिगेस्ट अनाउंसमेंट बाय आईसीएसआई, बाप रे, ऐसा लगेगा तुम्हें देख के कि लगता है सीएस कोर्स बंद तो नहीं हो गया आज। और इतना चिल्लाएगा, हेलो स्टूडेंट्स, बाप रे बच्चा हिल गया, क्या हुआ? तो एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया, देख लेना भाई। ऐसे ही होता है ना वहां, मतलब हद करके उन्होंने रखा हुआ। लेकिन अरे भाई, हर साल फॉर्म आता है, हर साल एग्जाम होता है, इसमें बिगेस्ट अनाउंसमेंट क्या है? चलिए, हाँ क्लिक, उनको क्लिक मिल जाता है, 1 सेकंड में क्लिक मिल गया। 2000 व्यूज, 2 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज, सिल्वर बटन, गोल्ड बटन, कौन बटन सब होता है, वो सब मिल जाता है लोगों को। बस वो यूट्यूबर ही बन गए हैं। वो फेस टू फेस क्लास कब लेते हैं मुझे पता ही नहीं, वो लेते ही नहीं। एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, 7 साल तक चलाते हैं उसको जी। कम से कम 5 साल तो 5 साल कैसे, 5 साल में कोड चेंज होता है, पर 2 साल और पिछला कोड चलता रहता है। तो 7 साल तक उसी वीडियो को चलाते हैं, क्योंकि उनको फेस टू फेस क्लास लेना नहीं है। फेस टू फेस में वो लोग क्या करते हैं, जैसे अमेंड हुआ तो वो वाला वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, बाकी पुराना ही चलाते रहते हैं। तभी तो टाइम है 24 घंटा यूट्यूब पे बैठने का। मेरे पास टाइम कहां यूट्यूब पे बैठने का, बताइए आप। रात में बैठूंगा तो फिर नोट्स कब बनाऊंगा? तो ये यूट्यूबर सबकी तो अलग ही कहानी है भाई। चलिए, वैल्यूएशन कैसे कैसे को बता दिया मैंने। आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, लुक हु इज टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। देख लो भाई, जो अकाउंट ज्यादा जानता होगा उसको समझ में आएगा, मुझे जितना समझ में आया वो मैं बता दे रहा हूं। सुनिए, आप सब जानते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स हमेशा किसके बदले दिया जाता है? वही काइंड कंसिडरेशन। तो काइंड कंसिडरेशन का अकाउंटिंग बुक में एंट्री कैसे होगी? तो वो डिपेंड करता है कि वो काइंड कंसिडरेशन किस नेचर का था। अगर वो असेट के नेचर का है तो ये सब जानता है, बैलेंस शीट में जाएगा। अरे असेट एंड लायबिलिटीज कहां जाता है? बैलेंस शीट में। लेकिन अगर वो एक्सपेंस के फॉर्म का था, किसके फॉर्म का था? एक्सपेंस, खर्चा। मतलब अगर वो ना किया होता तो शायद मुझे पैसा खर्च करके किसी और से करवाना पड़ता, तो इसने करके मेरा पैसा बचा लिया, तो खर्चा बचा लिया ना। तो अगर वो खर्चा है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर वो असेट है तो
तो बैलेंस शीट में तो देखिए ये लिखा हुआ है, वेयर द नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएबल और अमोर्टाइजेबल असेट। डेप्रिसिएशन का ही सिनोनिम्स है ना अमोर्टाइजेशन, कुछ जगहों पे अमोर्टाइज वर्ड इस्तेमाल होता है, कुछ जगह पे डेप्रिसिएशन। जैसे टेंजिबल है तो डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन, ये होता ना। तो सुनिए, तो इन टोटल इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड था असेट। क्या वर्ड था इंपॉर्टेंट? असेट। अगर वो असेट है तो कहां उसको उठा जाओ? बैलेंस शीट में ले जाओ। लेकिन अगर वो असेट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या हो गया? वो असेट नहीं है, तो यहां लिख लो नॉट एन असेट, नॉट एन असेट। अगर वो एसेट नहीं है तो फिर उसको क्या मानेंगे हम? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या? अगर मेरा इंप्लॉय मेरे लिए वो काम ना करता तो शायद मुझे किसी और से कराना होता, अगर मैं किसी और से कराता तो मुझे खर्च होता। तो फिर ये खर्च है तो खर्च कहां जाता है? आपका एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप यहां लिख दो, इसको कहां पहुंचा देना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचा देना। याद रहेगा? बोलो, आगे बढ़े। चलिए अब जरा ध्यान से सुनो। अब देखिए कितना मजेदार है, सो देखिए। अब आप हेडिंग पर, हेडिंग को जरूर पर, बहुत मजा आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस हेडिंग को पढ़िए। और आज तक इस हेडिंग से हमें क्या लगता था? प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट। कहीं पे भी किसी भी लॉ में सिर्फ ऑडिटर सर्टिफिकेट लिखा होता था तो हमें लगता था यह चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। लेकिन सेबी ने ऑडिटर के पहले क्या जोड़ दिया? सेक्रेटेरियल। और सेक्रेटेरियल होने के बाद अब यहां पे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो ये एक और ऐसा पल है जहां प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम छीन के किसको दे दिया गया? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को दे दिया गया है ना। और आजकल आप देख ही रहे हैं लगातार सेबी आईसीडीआर में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ जो सर्टिफिकेशन था वो सीए से छीन के सीएस को दिया गया। फिर यहां सेबी, ये कौन सा रेगुलेशन है? SBEB एंड SC रेगुलेशन। इसके अंदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम छीन के किसको दे दिया गया है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को दे दिया गया है। तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से बोलता हूं, देखिए हुआ क्या है, सुनिए। आप सब जानते हैं कहीं भी लिखा होता था प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट बिफोर एजीएम, मतलब जब भी एजीएम होगा तो उसमें एक ऑडिटर का, ऑडिटर मींस द चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोग ऐसा समझते थे। लेकिन यहां पहली बार हुआ है, ऊपर तो हेडिंग से भी ने यही रखा है कि लोग समझे ऑडिटर का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन नीचे चुपके से ऑडिटर के पहले क्या जोड़ दिया है? सेक्रेटेरियल जोड़ दिया है। और सेक्रेटेरियल जोड़ते ही किसी से काम छीन लिया गया है, किसी से काम छीन लिया गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम छीन लिया गया है। और किसको दे दिया गया है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को दे दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये लोगों को समझना चाहिए, है ना। आप भी ऐसे करो, पीसीए लिखो, उसका नाम काटो और उसके जगह पे फिर क्या लिखो? पीसीएस। नहीं, मतलब मैं किसी प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूं, जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूं। आप तो जानते हैं मैं किसी प्रोफेशन के खिलाफ नहीं, तो जानते, ठीक नहीं, आप लोग तो काफी जानते हैं मुझे, मैं हूं किसी प्रोफेशन के खिलाफ? बताइए आप। तो सारे प्रोफेशन की इज्जत करता हूं। पीसीए का नाम काटिए और यहां किसका नाम लिखिए, ठीक है। चलिए तो सुनिए, जब भी जनरल मीटिंग होगा उस जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? सेक्रेटेरियल ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेके वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो सर्टिफिकेट किस बात का डिक्लेरेशन होगा? देखो, दो बात का डिक्लेरेशन होगा, मतलब दो बात का ऑडिट होगा। पहला कि जो सिक्योरिटी शेयर इशू किए गए हैं वो एज पर दिस रेगुलेशन है, एज पर दिस रेगुलेशन, मतलब इस रेगुलेशन का प्रॉपर कंप्लायंस हुआ है। जो आपका एग्जैक्टली सिक्योरिटी शेयर इशू हुआ है वो एज पर रेजोल्यूशन हुआ है। जैसे शेयर होल्डर ने रेजोल्यूशन पास करके बोला सिर्फ 12% सिक्योरिटी होगा, तो 12% ही हुआ था। अगर शेयर होल्डर ने बोला था प्रोमोटर को नहीं दोगे, तो प्रोमोटर को दिया नहीं गया था। तो दो तरीके से है ना, एक तो एज पर रेगुलेशन और एज पर रेजोल्यूशन, एज पर रेगुलेशन एंड एज पर रेजोल्यूशन। इस बात का सर्टिफिकेट कौन देगा? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। कौन देगा? सेक्रेटेरियल ऑडिटर, है ना, द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। चलिए आगे, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो जल्दी से। सीलिंग ऑन मैनेजेरियल रेम्युनरेशन, है ना। एक बात बताइए, जब आप कभी भी किसी अपने मैनेजेरियल पर्सनल को, किसको? मैनेजेरियल पर्सनल को अगर आप कभी भी क्या देते हैं एग्जैक्टली?
स्वेट इक्विटी, तो क्या उसके मैनेजरियल रेम्युनरेशन का वो पार्ट माना जाएगा? क्योंकि अगर मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट माना गया तो उनका नुकसान हो गया, क्योंकि अगर आप स्वेट इक्विटी दोगे उसको भी जोड़ दोगे मैनेजरियल रेम्युनरेशन में, तो जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन उन लोगों को कैश में मिलने वाला था वो कम मिलेगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि कंपनीज एक्ट में मैनेजरियल रेम्युनरेशन के ऊपर एक लिमिट है, नहीं है? आपको याद होगा 5%, 10%, ये सब पढ़ा है हम लोगों ने, डायरेक्टर चैप्टर में नहीं पढ़ा? ठीक है, तो डायरेक्टर चैप्टर जब अभी कराऊंगा ना वो वाला मैनेजरियल रेम्युनरेशन वाला, तो किसी बच्चे को फिर से करना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एडवर्टीजमेंट करूंगा कि कब डायरेक्टर चैप्टर में कराने वाला हूं, है ना? तो डायरेक्टर का वो वाला चैप्टर भी बचा हुआ है जिस चैप्टर में ये आता है मैनेजरियल रेम्युनरेशन, तो मैं कराऊंगा, तो वो तुम लोग देख लेना। ठीक है, सुनिए, हाँ जी ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। वहां पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे कौन कौन सा सेक्शन लगता है जल्दी बताओ? 196, 197 और एक शेड्यूल भी लगता है। बताओ तो कौन सा शेड्यूल? हाँ एकदम सही, शेड्यूल 5। किसने बोला है? हाँ शेड्यूल 5, एकदम सही जवाब। तुमने बोला था? अच्छा, मन में रह गया होगा। चलिए, कुछ बच्चों के मन में ही रह जाता है बेचारे, वो बोल नहीं पाते, है ना? चलिए सुनिए, याद रखिएगा, अब जो मैं बता रहा हूं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तब तो वो मैनेजरियल रेम्युनरेशन मान लिया जाएगा, लेकिन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर वो मैनेजरियल रेम्युनरेशन माना नहीं जाएगा। अब ये दो कंडीशन क्या है सुन लो। पहला तो ये कि मैनेजरियल होना चाहिए। अब जानते हैं मैनेजरियल पर्सन में दो ही लोग आते हैं, डायरेक्टर एंड मैनेजर। अब जानते हैं ना, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। डायरेक्टर में ही आ गया ना एमडी, होल टाइम डायरेक्टर इसी में आ गया ना, और मैनेजर, जानते हैं ना? तो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर क्या माना जाता है? मैनेजरियल पर्सनल। तो सबसे पहले तो इनको दिया गया हो। दूसरा, ये तुम लोग पढ़ो नहीं तो बाद में मेरे से पूछोगे, जल्दी पढ़ो, तो जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जल्दी पढ़ो, बताओ मुझे। ये पढ़ लो नहीं तो बाद में पूछेगा ही पूछेगा सब मेरे से। बोलो। अगर वो जो तुम्हें उधर से मिला है नॉन कैश कंसिडरेशन, अगर वो कौन से फॉर्म में मिला है? क्योंकि क्या लिखा? डज नॉट टेक फॉर्म द फॉर्म ऑफ एन असेट, तो वो एसेट नहीं था, तो क्या था? वो एक्सपेंस था। तो याद रखिए, दो कंडीशन, दो नहीं एक ही है, क्योंकि मैनेजरियल रेम्युनरेशन तो होगा ही तब जब आप मैनेजरियल पर्सनल को दोगे। इंपॉर्टेंट बस ये था कि अगर वो एक्सपेंस के फॉर्म में ले गए हो तो वो रेम्युनरेशन का पार्ट माना जाएगा, लेकिन असेट के फॉर्म में ले गए हो तो फिर वो मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट माना नहीं जाएगा। यही है ना? कोई दिक्कत? याद रहेगा तुम लोग को? हाँ, अब इसका तो भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे थोड़ा कम ही मालूम है। क्या अकाउंट्स की बात आते हैं, मैं रीजनिंग नहीं जानता हूं। चलिए आगे बढ़े। हाँ, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, जल्दी हेडिंग बोलो। कंपनी लॉ में कितना का लॉक इन था? 3 साल का ना, लेकिन इन्होंने ना देखो खुल के बोला नहीं है, मतलब ये सेबी का ये रेगुलेशन थोड़ा शर्मा रहा है, खुल के नहीं बोल पा रहा है। जैसे लगता है नया नया रेगुलेशन आया, नई नई शादी हुई है तो नहीं बता पा रही है, मतलब सॉरी नहीं बता पा रहा है खुल के ये रेगुलेशन। बताइए 3 साल बच्चे को याद रहता है कि सर्ट इक्विटी शेयर है तो उसका लॉक इन पीरियड क्या होता है? 3 साल। लेकिन यहां देखिए कितना शर्माते हुए बताएगा, ये देखिए आप, द सर्ट इक्विटी शेयर शैल बी लॉक इन, मतलब लॉक इन में पक्का रहेगा, लेकिन किस पीरियड के लिए होगा? तो बोला सच पीरियड। सच पीरियड मतलब शर्मा के, सच पीरियड जो प्रेफरेंशियल इशू के लिए होता है। कहां? सेबी आईसीडीआर में। प्रेफरेंशियल इशू के लिए कितना होता है वहां? 1 साल होता है ना? बताइए। तो यहां पर तो मामला बिगाड़ दिया, ये सीधा बोल दिया कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, तुम जाके पूछो मेरे ससुराल वाले से। और इनका ससुराल वाला कौन है? सेबी आईसीडीआर। तुम देख रहे हो बार बार ये रेफर करता है सेबी आईसीडीआर। तो कहा सेबी आईसीडीआर में प्रेफरेंशियल इशू में जो शेयर दिए जाते हैं उनके लिए जो लॉक इन पीरियड है वही यहां सर्ट इक्विटी के लिए भी लॉक इन पीरियड होगा। अब वहां अगर 1 है तो यहां भी 1, वहां 2 है तो यहां भी 2, वहां 3 हो जाएगा तो यहां भी 3। ये समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। तो क्या इसने खुल के बताया या भेज दिया सेबी आईसीडीआर? सेबी आईसीडीआर में भेज दिया। कौन पार्ट में? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। 1 साल है ना? पक्का याद है तुम लोग को?
प्रोफेशनल अलॉटमेंट में 1 साल है, तो 1 साल है तो फिर 1 साल, मतलब जो वहां होगा वही यहां पे होगा। कंपनीज एक्ट भी लगेगा जी, तो फिर कंपनीज एक्ट ओवरराइड कर जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़े। 1 हो गया और दूसरा 2 जरा देखो 2 में और आगे बढ़ा है, जरा देखते जाए। अच्छा एक बात बताइए, जब कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो उसमें एक प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन होता है इशू साइज में। तो प्रोमोटर्स को अगर 100 इक्विटी शेयर दिया गया है तो क्या 100 इक्विटी शेयर काउंट होगा प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन में? अगर प्रोमोटर ने 100 इक्विटी शेयर लिया हुआ है तो क्या वो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन था, याद है 20% ये सब होता है, क्या उसमें काउंट होगा? पढ़ जाओ जल्दी से देखो तो। और प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का भी लॉक इन होता है, पर वहां वो 3 साल है, और एक्सेस होता है तो 1 साल। याद है एक्सेस प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन होता है तो 1 साल, और नॉर्मल में 3 साल। ऐसे ही था ना वहां? जरा पढ़ो तो इसको क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला तब है जब ये लाइन हो। क्या लिखा हुआ है? इफ अ कंपनी मेक्स अ पब्लिक इशू आफ्टर इट हैज इशूड सर्टिफिकेट शेयर। इसका मतलब ये किसके लिए मालूम है? अनलिस्टेड कंपनी के लिए। ये किसके लिए है? अनलिस्टेड। अगर अनलिस्टेड ने पहले सर्टिफिकेट किया और उसके बाद वो पब्लिक इशू ला रहा है तो सेबी आईसीडीआर लग जाएगा। तो उस केस में याद रखिएगा, फिर सेबी आईसीडीआर में प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन को लेके जो भी रूल्स हैं वो यहां पे अप्लाई हो जाएंगे। अगर प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए कितना साल का लॉक इन था? 3, तो यहां भी कितना हो जाएगा फिर? 3। ठीक है चलिए आगे बढ़े। क्या लिस्टिंग कराना पड़ेगा सर्टिफिकेट शेयर्स का? यस, वो आप जानते हैं ना कि जितने भी लिस्टेड कंपनी जितने नए शेयर इशू करती है सबका क्या कराना पड़ता है? लिस्टिंग करवाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, जो लोगों को 100 इक्विटी शेयर्स मिला तो 100 इक्विटी शेयर्स जब वो लेंगे तो आप लोग याद होगा अभी तुरंत, ये अच्छी बात है, अभी तुरंत हमने सेबी सैस्ट खत्म किया, अभी सेबी टेक ओवर कोड खत्म नहीं किया। 1 महीने का पूरा टाइम लगाया, वो भी जब लंबी लंबी क्लासेस हमने किया तो उसमें याद होगा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट था, ट्रिगर पॉइंट था, तो ट्रिगर पॉइंट 25% पर दब जाता है, नहीं दब जाता है, और डिस्क्लोजर 5% ±2% ये सब था। तो अगर 100 इक्विटी लोगे तो क्या वो सब काउंट होगा वहां? +2 -2 5 25 इन सब में काउंट होगा? क्या वो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स माना जाएगा? बोलो, एकदम माना जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि आप जब भी 100 इक्विटी शेयर्स लें तो सेबी सैस्ट रेगुलेशन का ध्यान रखें, क्योंकि ये ना हो कि उतना 100 इक्विटी शेयर्स ना ले लें, क्योंकि 100 इक्विटी शेयर भी इक्विटी शेयर है कैरिंग वोटिंग राइट्स, और याद होगा वहां ऐसे शेयर्स का एक्विजिशन वहां पे फॉल करता है। तो 100 इक्विटी शेयर्स अगर आप लेंगे तो उसके इसमें आप अक्वायरर माने जाएंगे। अब अक्वायरर के बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में फंसते हैं कि नहीं फंसते, ट्रिगर पॉइंट में फंसते कि नहीं फंसते, वो तो देखने वाली बात है, पर आप अक्वायरर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? अक्वायरर। ये समझ में आ गया? चलिए हेडिंग बोलो। जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी। किसका ऑब्लिगेशन है? कंपनी का। जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी। सुनिए, क्या कंपनी की जनरल ऑब्लिगेशन होगी? जो इस चैप्टर में पढ़े हैं अभी तक वो सब होगा। जैसे सबसे पहले जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है वो एज पर शेड्यूल हमारा कौन था? शेड्यूल 2 5th था, पीछे जाओ, शेड्यूल 2 था शायद, शेड्यूल 2 था ना। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का कंटेंट कहां से उठाओगे? शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 के हिसाब से होना चाहिए। अब तुम बोलो सर यहां तो सेक्शन 54 लिखा हुआ है, रेगुलेशन 32 लिखा है, तो घूम फिर के तो कहां रेफर करेगा? शेड्यूल 2 में ही। तो कंपनीज एक्ट वाला अपना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है 102 के हिसाब से, और इनका अपना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा शेड्यूल 2 के अनुसार। अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इस बात को इंश्योर करना है कि आपने सेक्रेटरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट लिया है या नहीं, और उसको जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने प्रोड्यूस किया है या नहीं। उसके बाद जब भी आप एग्जैक्टली 100 इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो उससे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा? रिपोर्ट। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। क्या क्या रिपोर्ट भेजना है? देखो तो क्या क्या रिपोर्ट भेजना है? कितना 100 इक्विटी शेयर इशू किया, इशू प्राइस है, ये क्या लिखा गया? तुम्हारे में भी ऐसे लिखा हुआ है, इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या लिखिए? इशू प्राइस। तो एस जेड
तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एमएस वर्ड तुतला रहा है, हैं? बायबैक में भी ऐसा ही होता है। पहले इसको मैं ठीक करूं, नहीं तो बेचारा मर जाएगा ये कुछ ज्यादा खुश नहीं हो जाएगा इसमें। ठीक है, इश्यू प्राइस, उसके बाद कितना पैसा कमाया भाई तुमने, सो इक्विटी शेयर इशू करके, डिस्काउंट पर दिया, मुफ्त में थोड़ी दिया, कुछ पैसा तो आया ही हो। अगला, किसको दिया, और सो इक्विटी शेयर इशू करने के बाद आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया और शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंज आया। पर याद रखना, शेयर होल्डिंग पैटर्न और कैपिटल स्ट्रक्चर बिफोर वाला भी देना है और आफ्टर वाला भी देना है। ठीक है, तो इसी के साथ अब खत्म होता है कौन, एक बार तो भाई इस रेगुलेशन का नाम लेने का मन है, क्या है, सेबी, क्या था, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 का होता है समापन। ये होता है समाप्त, ये होता है KHATAM, खत्म, है ना। भगवान करे इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चन आए एग्जाम में, और वही क्वेश्चन आए जो मेरा बच्चा याद करके जाए और पूरा वो लिख के आए, इन टोटल वो पास कर जाए, है ना। सारे बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा बदलिए, इसको इंप्रूव कीजिए, भगवान करे आप बोलिए कि हम सीधा पास हो जाएं, ये सब नहीं, है ना। चलिए, तो अब हो गया ये खत्म। एक सेकंड